आज हम पहुंच गए हैं रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर पे। रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? ऑपरेशन फ्लड है वो आपका मिल्क से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। भाई ये बताओ कि प्रोसेस क्या है रूरल डेवलपमेंट की, क्या रूरल डेवलपमेंट में क्या चाहिए तुम्हें? चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेटा देखो इन चैलेंजेस 4 तरह के चैलेंज है। फंक्शंस क्या है सर? फंक्शंस बताओ ना। नाबार्ड क्या करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खुद के मदद के लिए बनाया गया ग्रुप है। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मैंने कहा था 2 है। भाई केमिकल से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आपकी कम है। जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है वो भी मैं बताने वाला हूं इस वाले वन शॉट में। रूरल डेवलपमेंट के वन शॉट में आपका स्वागत है। हमने काफी सारे वन शॉट निपटाए हैं और आज हम पहुंच गए हैं रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर पे। ठीक है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है और जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है वो भी मैं बताने वाला हूं इस वाले वन शॉट में। और ज्यादा बड़ा नहीं है, याद रखना, ठीक है, छोटा सा वन शॉट है। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट से। और इसके बाद हम जो अगला वन शॉट लेके आएंगे बेटा वो लेके आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो प्लीज तैयार रहना क्योंकि उसमें आपका न्यूमेरिकल भी रहेगा और आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में रहेगा। कंप्लीट वन शॉट होने वाला है, थोड़ा लंबा रहेगा बट बहुत प्यारा रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो जानते ही हो, इवन हर बच्चा जानता है कि नेशनल इनकम क्या मायने रखता है। क्लियर? उसकी थ्योरी क्या मायने रखती है, उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका क्या मायने रखता है। तो चलिए आज का ये वन शॉट स्टार्ट करते हैं। कुछ ही स्लाइड्स का है ये, ठीक है ना, और फटाफट से इसको खत्म करते हैं। सबसे पहला, रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? देखो रूरल मतलब अगर हम बात करें तो रूरल मतलब होता है ग्रामीण, यानी गांव की बात कर रहा है, और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो ये ग्रामीण विकास की बात कर रहा है, गांव के विकास की बात कर रहा है। क्लियर? तो हम अगर बात करें तो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, यानी एक ऐसी प्रोसेस की बात कर रहा है जिसमें इंप्रूव करने की बात की जा रही है। भाई क्या इंप्रूव करना है? इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को। भाई किसकी? ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी वो लोग जो गांव में रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक, उनकी सोशल कंडीशन को इंप्रूव करना, अच्छा करना, ये रूरल डेवलपमेंट की बात के अंदर आता है। देखिए आप अगर वन शॉट निपटाओ, मैंने कहा ना देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 8 चैप्टर कुल है, यानी सिर्फ और सिर्फ 8 वन शॉट होने वाले हैं। सोचो 8 वन शॉट यानी 8 क्लास और आपकी इंडियन इकोनॉमी वाली जो बुक है वो कंप्लीट, वो भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। बात समझ आ रही है? तो प्लीज वन शॉट देखिए और अपनी इकोनॉमिक्स को मजबूत करिए। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बोला हुआ है कि मैं आपके लिए बैक टू बैक डिफरेंसेस लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, लाइन बाय लाइन होगा, और चाहे छोटा डिफरेंस हो चाहे बड़ा डिफरेंस हो, मैं सारे डिफरेंस कवर करने वाला हूं, जिससे इकोनॉमिक्स जो है आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि डिफरेंस से याद करना काफी ज्यादा आसान होता है। और एक चीज तो मैं हमेशा से रिपीट करता हूं कि डिफरेंस मतलब एक तीर और 3 निशाने। यानी अगर हम बात करें, जैसे सपोज करिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस लिख सकते हो। बट अगर क्वेश्चन आए सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स के ऊपर तो फाइनल गुड्स के बारे में भी आप बता सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर पूछेगा तो वो भी आप बता सकते हो। समझा, फाइनल गुड्स भी आपको आ गया, इंटरमीडिएट गुड्स भी आपको आ गया और उनका डिफरेंस भी आपको आ गया। तो एक तीर और 3 निशाने वाला काम करता है और डिफरेंस से इकोनॉमिक्स जल्दी याद हो जाती है। इवन इकोनॉमिक्स का हर सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, कोई भी पोर्शन, वो चीज, वो कॉन्सेप्ट में जल्दी याद हो जाता है डिफरेंस की मदद से। तो पहली स्लाइड पे हमारा देखो क्या लिखा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट क्या है? तो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस की बात कर रहा है जिसमें इंप्रूव करने की बात की जाती है। किस चीज को? इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। किसकी? उन लोगों की जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं। लो पहली स्लाइड कंप्लीट भी हो गई। टोटल स्लाइड्स 31 है, छोटी छोटी स्लाइड है, देखो इतना इतना ही तो है, किसी में थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। तो पहली में तो थंबनेल हो गया, दूसरे में ये हो गया, 2 तो वैसे ही कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक लास्ट थैंक यू वाला भी होगा तो वो भी कंप्लीट हो गए। तो बचे कितने? 27 के आसपास ही बचे हैं, 27 28। देखिए फटाफट से अगला, ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं? ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा ऑपरेशन फ्लड के ऊपर। तो उसने बोला ऑपरेशन फ्लड अगर हम बात करें तो ये मेजर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम था जो कि लॉन्च हुआ था इंडिया में। और ये किस लिए हुआ था? ताकि इंक्रीज किया जा सके मिल्क के प्रोडक्शन को और जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जा सके। इसका मतलब जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका मिल्क से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 1970 के आसपास ये आया था, इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी एनडीडीबी ने इसको क्या किया था? इंप्लीमेंट किया था बेटा, नेशनल डेयरी
डेवलपमेंट बोर्ड। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है, इनका प्लीज नाम याद रखना, ठीक है, वर्गीस कुरियन जो थे, इसको फादर माना जाता है, किसका पिताजी बोला जाता है, जनक किसका बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड का बेटा। और साथ ही साथ याद रखना ऑपरेशन फ्लड को ही व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, यानी श्वेत क्रांति। क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति भी इसको बोला जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो सीधी सीधी बात है, ऑपरेशन फ्लड मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, ये मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ये डेयरी प्रोडक्शन को, जो डेयरी इंडस्ट्री थी उसको डेवलप करने से रिलेटेड था। क्लियर? नंबर 3, 1970 ये इसका क्या नाम है, ईयर है। साथ ही साथ एनडीडीबी ने इसको इंप्लीमेंट किया था, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्लियर हो गया? फादर अगर हम बोला जाए कि फादर कौन थे ऑपरेशन फ्लड के, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन करके जो नाम है, आप इनको पढ़ लेना बेटा, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा इनका। क्लियर? न समझ में आ गया? 2 स्लाइड। चलिए तीसरे बात है, भाई ये बताओ कि प्रोसेस क्या है रूरल डेवलपमेंट की। क्या रूरल डेवलपमेंट में क्या चाहिए तुम्हें? तुम कह रहे गांव का विकास करो, गांव का विकास करो, बट क्या करना है? तो भाई आप ना वहां पे सबसे पहले हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेके आओ, वहां पे आप एजुकेशन लेके आओ, वहां पे आप इरिगेशन फैसिलिटीज लेके आओ, वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट लेके आओ, है ना, यानी और वहां पे आप सैनिटेशन लेवल जो है वो अच्छा करिए, साफ सफाई का जो लेवल है वो अच्छा करिए। वहां पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दीजिए, है ना, वहां पे आप ऐसे ऐसे क्या नाम है एनर्जी के सोर्सेस लेके आइए जिनको रिन्यू किया जा सकता है। तो काफी सारी चीजें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए, रोड वोड लेके आइए ना, वहां पे क्या दिक्कत है, वह ना वहां कम्युनिकेशन को अच्छा करिए। तो ये सब चीजें, यही तो डिमांड है कि एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे हो, ठीक है, साफ सफाई सैनिटेशन लेवल अच्छा हो गांव में, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो गया, ऑर्गेनिक जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसे फार्मिंग है उसको बढ़ावा दीजिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दीजिए, ये सब बेसिक सी चीज है। अब वही आप लिखते हो उसमें, ठीक है ना। तो अभी ये पूछा गया है यहाँ पे कि प्रोसेस क्या है रूरल डेवलपमेंट का, तो उसने बोला ह्यूमन रिसोर्सेज को आप डेवलप करिए। क्या करिए? ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किए, उनको बेटर एजुकेशन दीजिए, उनको हेल्थ सर्विसेज दिए, नॉलेज स्किल उनकी बढ़ाइए, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जो भी है सब अच्छा लेके आओ ना, क्या दिक्कत है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार या भू सुधार लेके आइए, जिससे कि किसानों को उनका हक मिल सके, जो जमीन पे खेती करता है उनको उनका हक मिल सके। तो लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है। इसके अलावा आप पॉवर्टी को क्या करिए? हटाइए, ठीक है। तो पॉवर्टी हटाने की बात कर रहा है। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करना, खत्म करना, कम करना। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कीजिए। आप जो मैंने स्टार्टिंग बताया, जो एजुकेशन, हेल्थ वेल्थ, आप चाहे तो इस तरह से लिख लीजिए कि आप ये सब करिए। बाकी शॉर्टकट लिखना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करिए, जिसमें आपका उनका एजुकेशन, हेल्थ वेल्थ सब आएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म लेके आइए, भूमि सुधार, ठीक है ना। इसके अलावा गरीबी को कम करिए और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को बढ़ावा दीजिए। बेटा किसको दीजिए? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को। 3 हमने स्लाइड खत्म कर भी दिए। पहला, रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंप्रूव किया जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, ठीक है, उन लोगों की जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड ये हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन है, इतना याद रख लीजिए। और ये किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी आपने बता दिया इसके बारे में। साथ ही साथ प्रोसेस की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए, गरीबी कम करिए, लैंड रिफॉर्म लेकर आइए और प्रोडक्टिव जो रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा दीजिए। रिपीट भी मैं कर रहा हूं ताकि इसी वन शॉट के अंदर आपको सारी चीजें याद हो जाएं, प्रॉपर आपके नोट्स बन जाए, हैंड रिटन नोट्स बना लेना, बात मानना, ठीक है ना, फायदे में रहोगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेटा देखो, इन चैलेंजेस 4 तरह के चैलेंज है। कितने? 4 है, ठीक है। 2 आपके सामने दिख रहे हैं, इनके इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो एक तरह से देखा जाए तो 4 है। 2 यहां, 2 यहां, ठीक है। और 4 में से क्वेश्चन गारंटीड आएगा, मैं पहले बता देता हूं। गारंटीड क्वेश्चन है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है ना। तो पढ़ना है। जैसे हमारे पास पहला जो चैलेंज है वो है लिंगरिंग चैलेंजेस। तो लिंगरिंग चैलेंजेस है, और दूसरा है एमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब होता है वो चैलेंजेस जो पहले भी थे, अब भी है, जो पहले भी थे और अब भी है। जबकि एमर्जिंग मतलब जो चैलेंज से उभर रहे हैं,
जो उभर रहे हैं, नए नए आपको चैलेंज देखने को मिल रहा है, यार ये दिक्कत ना कुछ तो ये उभर रही है, और ये पहले भी थे और अभी भी है। तो लिंगरिंग चैलेंजेस और एमर्जिंग चैलेंजेस, दो इसके अंदर पढ़ने हैं, दो इसके अंदर पढ़ने हैं, समझ जाना, खेल खत्म हो जाएगा चैप्टर का। सबसे पहले बात करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस की। तो इसमें आती है एक तो रूरल क्रेडिट की, यानी ग्रामीण साख की चैलेंज आती है पैसे से रिलेटेड, तो रूरल क्रेडिट का चैलेंज यहां आता है। और दूसरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्या था बेटा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात यहां पे आती है। तो ध्यान रखना कि चैलेंजेस दो तरह के, लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंजेस दो तरह की होती है। लिंगरिंग के अंदर आपको रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखने को मिलने वाली है, और जो आपका एमर्जिंग है उसके अंदर डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देखने को मिलने वाली है। क्या मिलेंगे, डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का डायवर्सिफिकेशन करो, फैलाव करो, उसमें विविधता लेके आओ, है ना, अलग अलग चीजें करो ना, क्या दिक्कत है। और इसके अंदर भी हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी बेटा, एक तो डायवर्सिफिकेशन पढ़ना है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का, और एक पढ़ना है डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो डायवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये दो तो इसी के अंदर ही पढ़ना है, जो हमारा डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। तो एक ये हो गया, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इनको कंप्लीट करते चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ गया। और तकरीबन 6-7 स्लाइड हमारी कंप्लीट भी हो गई। लो मैंने कहा था बहुत सिंपल से छोटी छोटी स्लाइड्स हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या बोला मैंने, दो है लिंगरिंग और एमर्जिंग। लिंगरिंग के अंदर रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ने हैं, और एमर्जिंग के अंदर डायवर्सिफिकेशन करना है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। इसके अंदर दो चीजें पढ़नी होती है, वो बाद में देखेंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़नी है। डन। अब वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले रूरल क्रेडिट क्या होता है, ग्रामीण साख क्या होता है। भाई ग्रामीण साख की अगर हम बात करें, रूरल क्रेडिट की बात करें, तो ये लाइफ लाइन है। रूरल एक्टिविटीज जो गांव में परफॉर्म होते हैं ना, उसकी लाइफ लाइन है भाई साहब। जो बंदा किसान जो है बैंकों में जाता है, वहां से पैसे लेता बेचारा, बीज खरीदने के लिए, इरिगेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक, खेती बाड़ी करने के लिए, तो एक तरह से लाइफ लाइन ही तो मानी गई ना। तो क्या कह रहा है, रूरल क्रेडिट मींस लोन्स प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, यानी ये बात कर रहा है जो लोन जो आपने फार्मर्स को प्रोवाइड किए, और सिर्फ फार्मर्स को, आगे भी लिखा है, एंड रूरल पीपल, यानी गांव के लोगों को। यानी रूरल क्रेडिट के अंदर बात आ रही है वो पैसा, वो क्रेडिट जो आप किसको दे रहे हो बेटा, ये दे रहे हो आप फार्मर्स को और रूरल पीपल को दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, नाचने गाने के लिए नहीं भाई, ये दे रहे हम फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को करने के लिए। तो लोन्स प्रोवाइडेड टू फार्मर्स एंड रूरल पीपल, क्यों, एग्रीकल्चर के लिए और रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। और ये लाइफलाइन मानी जाती है, क्रेडिट को लाइफलाइन माना जाता है बेटा, ठीक है, जो रूरल एरियाज में, याद रखना, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी फार्मर्स के लिए तो लाइफ लाइन ही हो गई ना एक तरीके से, है ना। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है, छोटे टाइम के लिए, ठीक है, अल्पकाल के लिए। दूसरा आता है मीडियम टर्म क्रेडिट। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये तीन तरह के क्रेडिट है बेटा, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब सर ये होते क्या क्या, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म क्रेडिट की, तो ये वो क्रेडिट है जब आप जो लोन लेते हो बेटा, ठीक है ना, वो 1 साल तक का है, सिर्फ 1 साल तक का है, तो वो आपका आता है शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर 1 साल से ज्यादा है और 5 साल तक का है, तो वो आता है मीडियम टर्म के अंदर। और अगर वो 5 साल से भी ज्यादा है और 20 साल के आसपास तक है, तो वो आपका आता है बेटा लॉन्ग टर्म के अंदर। बात को समझिए, 3 तरह के टाइप्स है रूरल क्रेडिट में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म अगर 1 साल तक का है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा 5 साल तक है तो मीडियम टर्म, ठीक है ना, और 5 साल से भी ज्यादा है तो फिर लॉन्ग टर्म में आता है, क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म का लोन क्यों लिया जाता है, ज्यादा देखा जाता है ये सीड्स के लिए, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, या डेली नीड्स के लिए इसको लिया जाता है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीजें खरीद ली, इसमें आता है। बट अगर मान लीजिए 1 से 5 साल वाला है मीडियम टर्म में, तो ये किस लिए, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, आपको इक्विपमेंट खरीदना है ना, कैटल मवेशी खरीदने हैं, फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी, ताकि कोई जानवर वानवर आके फसल खराब ना कर दे, तो सब यही आता है। इसके अलावा इसमें क्या आता है भाई, इसमें आता है आपको जमीन खरीदनी है भाई, बड़ा ज्यादा टाइम के लिए तो जमीन खरीदने के लिए, या बहुत ही बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना है, कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, या जो जमीन है उसमें लॉन्ग टर्म सुधार करना है, क्या करना है, इंप्रूवमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट करनी है जमीन में। तो ये आ रहा है जमीन खरीदने के लिए, जमीन में लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट कर, लिख लो यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट करने के लिए जमीन में, ठीक है ना। और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप करना उस जगह पे, तो फिर ये लॉन्ग टर्म वाला यहाँ पे क्रेडिट देखा जाता है, क्लियर।
चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगली स्लाइड है कि भाई जो सोर्सेज हैं, ये पैसा आएगा कहां से, इसका सोर्स क्या है। तो दो सोर्सेज है बेटा, एक है आपके पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा आपके पास है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो एक तो इंस्टीट्यूशनल हो गया, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक हो गया संस्थागत, एक गैर संस्थागत हो गया जो संस्था से नहीं है। और इसी के साथ साथ आपकी 9-10 स्लाइड कंप्लीट भी होती है। बच्चे की चीज बताओ, मैंने कहा था ना बहुत छोटा है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा वन शॉट है, 9-10 स्लाइड निपट भी गई है और 20 के आसपास स्लाइड रह गई है, चैप्टर खत्म होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स की, यानी जो संस्था से, जो प्रॉपर चैनल से आपको पैसा मिल रहा है। और इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत बनता है भाई साहब, बहुत एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर, तो ध्यान रख लेना। अगर आप कॉमर्शियल बैंक से ले रहे हो, आप कोऑपरेटिव बैंक से ले रहे हो, आप आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से आप ले रहे हो, फुल फॉर्म भी याद रख लेना बेटा आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा नाबार्ड से आप ले रहे हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएसजी, ठीक है, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस, यहां से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट से आप ले रहे हो या लैंड डेवलपमेंट बैंक से आप ले रहे हो। तो अगर इनसे लेते हो तो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर आता है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि जैसे एमसीक्यू दे देगा, उसमें लिखेगा 3 तो दे देगा इंस्टीट्यूशनल, 1 दे देगा नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो पूछेगा फाइंड द ऑड वन, यानी इसमें ऑड वन कौन सा है, या इनमें से नॉन इंस्टीट्यूशन कौन सा है, या इनमें से कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल बैंक, देखो बैंक तो सारी यहीं आ गए, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, एसएसजी ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सारे बैंक यहीं पे है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी यहीं पे है। क्लियर हो गया। बट सर नॉन इंस्टीट्यूशन कौन से होते थे? देखो पहले बैंक तो नहीं हुआ करते थे, और अगर होते भी तो बहुत कम थे भाई, है ना। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, आपने नाटकों में भी देखा होगा, आप टीवी बचपन में आपने टीवी, अभी बचपन क्या, अभी भी बचपन में ही हो, ठीक है, और टीवी ये सब तो देखते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग अपने रिलेटिव से पैसा ले रहे हैं, साहूकार, महाजन, जमींदार, इन सब से पैसा लेते थे। फिर जमींदार ये सब क्या करते हैं, उन पे बेचारों पे खूब सारा क्या नाम ब्याज लगा लगा के उनको बेचारों को परेशान कर देते थे, है ना। उनको मतलब एक तरह से उनको शोषण कर लेते थे, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता था उनका, एक्सप्लॉइट करते थे ना। तो वही चीज यहां पे आ रही है, नॉन इंस्टीट्यूशन में मनी लेंडर से पैसे लिया जाता था पहले, है ना, ट्रेडर से हो गया, व्यापारी होते हैं ना, कमीशन एजेंट से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, या रिच लैंडलॉर्ड से ले लिया। तो ये आता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर, मनी लेंडर्स, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स और रिच लैंडलॉर्ड्स। क्लियर हो गया। और इसी के साथ एक और स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। सर नाबार्ड का नाम आया था अभी, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि इसके बारे में भी पूछ लेता कई बार कि नाबार्ड क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। तो नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये मैंने पीछे भी आपको फुल फॉर्म बताई थी, आप ध्यान दिया होगा आपने, तो ये रहा, ठीक है ना। कब आया था भाई, ये स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। क्या डेट याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है बेटा, याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है पूरी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका, तो इट वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर को तो क्या करना, बट बाकी ऊपर की लाइन आपको पता जरूर होनी चाहिए, स्टार्टिंग के 3, 1, 2, 3। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला हमारे पास है फंक्शंस। क्या है सर, फंक्शंस बताओ ना। नाबार्ड क्या करता है, जैसा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो देश का सर्वोच्च बैंक है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। क्या है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारा आरबीआई हो गया। क्लियर हो गया, यानी पापा हो गया, बैंकों का पापा। ऐसी नाबार्ड है, नाबार्ड देश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नाबार्ड रूरल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रूरल एरिया में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो नाबार्ड है, नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है लोन, साथ ही साथ रिफाइनेंस टू रूरल बैंक्स लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, इन सबको पैसा देता है। यानी ये क्या कर रहा है, ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, ये रिफाइनेंस कर रहा है। किसको रिफाइनेंस कर रहा है, रूरल बैंक। इसका मतलब ये, इसका क्या होता है ना, लिंक होता है बेटा, ठीक है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, इसका होता है आरबीआई के साथ।
तो मान लीजिए वहां से पैसा आ रहा है, आरबीआई इन सबसे पैसा आया है इसके पास, और फिर ये किसको पैसा देगा, आगे बैंकों को देगा। ठीक है भाई, रूरल एरियाज के लिए तो चाहिए ना, रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा चाहिए, तो रीफाइनेंस कर रहा है, पहले इस पर आया फिर ये आगे दे रहा है। ठीक है, तो रीफाइनेंस हो गया, तो ये लोन प्रोवाइड करता है, रीफाइनेंस करता है बैंकों को, भी बैंकों को पैसा दे रहा है ताकि वो अपने अपने एरिया में, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। क्लियर। इसके अलावा ये क्या करता है, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करता है, जैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करने में मदद करना, कॉटेज इंडस्ट्री ओपन करने में मदद करना, विलेज इंडस्ट्री, तो छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलनी हो या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी हो तो उसमें ये मदद करेगा। ठीक है, उसी के लिए तो बनाया गया। इसके अलावा ये मॉनिटर भी करता, सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता भाई साहब, यानी जो हमारे रूरल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बैंक है भाई, उनकी मॉनिटरिंग करता है, जांच वांच करना, मॉनिटरिंग करना, साथ ही साथ क्या करना, सुपरवाइज देख रेख करना भाई, कि वो ढंग से काम परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे। वो नाबार्ड देखिए, नाबार्ड उनका पापा हो गया ना एक तरह से, सबसे बड़े पापा आरबीआई, गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से नाबार्ड, तो नाबार्ड के पास पैसा आ रहा है, नाबार्ड आगे पैसा दे रहा है, इसका मतलब नाबार्ड लोन दे रहा है, रिफाइनेंस कर रहा है, बैंकों को दे रहा है, गांव के बैंकों को, है ना। साथ साथ ये प्रमोट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट, यानी ये सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, कोई एसएसआई खोलनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है गांव में, कॉटेज इंडस्ट्री ओपन करनी है, इस टाइप की चीजों के लिए भी ये हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ ये मॉनिटर करेगा, सुपरवाइजरी रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ये हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट की भी मदद करता है ये भाई। क्यों कर रहा है, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से प्लान कर सके, गवर्नमेंट अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, किस चीज को, ये प्लान कर सके और इंप्लीमेंट कर सके। यहां लिखा हुआ है क्रेडिट पॉलिसीज को, यानी जो गांव की जो क्रेडिट पॉलिसी है, पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज बनती है ना, ठीक है, उनको अच्छे से बनाने में, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट लागू करने में भी मदद करता है। क्यों, सारा डेटा इसके पास पड़ा होगा, सारा डेटा नाबार्ड के पास पड़ा है, तो नाबार्ड मदद करेगा। नाबार्ड किसको देगा, नाबार्ड देगा रिपोर्ट गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को देख करके फिर क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, उन पॉलिसीज को फिर क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, जो कि गांव के भले के लिए होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि नाबार्ड क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, रिफाइनेंस दे रहा है, किसको, बैंकों को। क्लियर हो गया, डन। इसके अलावा ये प्रमोट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जितनी भी है उनको प्रमोट करता है, मॉनिटर भी कर रहा है, सुपरवाइजरी देख रेख की रूल में जांच भी करेगा, देख रेख भी करेगा। ठीक है ना, जो भी हमारे बैंक उन सबको चेक वेक करेगा, देखता रहेगा ढंग से परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे। साथ साथ गवर्नमेंट की मदद कर रहा है प्लान करने में और इंप्लीमेंट करने में, रूरल की जो क्रेडिट पॉलिसीज है उसको। और क्या कर रहा है सर, ये प्रमोट कर रहा है माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू एसएसजी, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से ये माइक्रो फाइनेंस को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करने वाली जो एक्टिविटीज है सबको भी परफॉर्म क्या करता है, एक तरह से प्रमोट कर रहा है। और ये एक्सपेंड कर रहा है, विस्तार कर रहा है बैंक की सर्विसेज को रूरल और रिमोट एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में, गांव के एरिया में ये बैंकिंग सर्विसेज को क्या कर रहा है, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप लिख सकते हो ये एक तरह से लिंक, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन बैठाए रखता है। ठीक है, गवर्नमेंट, आरबीआई, इन सबके बीच में क्या एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, मतलब ये बीच में क्या लिंक है, एक तरह से जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है, और फिर यहां से बैंकों से जुड़ा हुआ है, तो वहां से ये यहां की बात करेगा, यहां से आगे की बात करेगा, तो एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और इतने सारे मैंने फंक्शंस आपको बता दिए हैं बेटा। ठीक है, प्लीज याद रखना, ये आपको पेपर में पता होनी चाहिए। क्लियर, चलिए इसी के साथ हमारे क्या है 13 जो है स्लाइड कंप्लीट भी हो गई है। डन। चलिए अब आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सर एसएसजी बहुत ज्यादा आ रहा है, ये है क्या चीज, ये तो बताओ। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुद के मदद के लिए बनाया गया ग्रुप है, तो नाम भी पढ़िए और देखो काम क्या है। एसएसजी की बात करें तो ये स्मॉल यानी छोटा सा वॉलेंट्री ग्रुप्स है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से बनाया गया ग्रुप, स्वेच्छा से, स्वैच्छिक है, ये किसी के दबाव में नहीं बनाया गया, इस चीज को ध्यान रखना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें तो स्मॉल वॉलेंट्री ग्रुप्स है जिसमें 10 से 20 लोग यहां पे जुड़े होते हैं। सर क्या 10 से 20, अरे 25 लोग के आसपास जुड़े होंगे और बोलो, ठीक है, 25-30 लोग जुड़े होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा नहीं, थोड़े लोग इसमें जुड़े होते हैं। तो 10, 20, 25 लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं। यूजुअली ज्यादातर देखा गया है इसमें कि वुमेन यहाँ पे देखने को मिलती है, औरतें यहाँ पे जुड़ी रहती है, जो कि जुड़ती है टू सेव मनी। भाई क्यों जुड़ रहे हैं, क्या पोसंपा, भाई पोसंपा लाल किले में क्या हुआ, ये खेलना है क्या, नहीं, वहां पे क्या करने के लिए ये आई है, जुड़ी है ताकि मनी सेव कर सके, है ना। इसके अलावा रेगुलरली, ठीक है, पैसे को लगातार सेव कर सके,
ठीक है, और फिर प्रोवाइड कर सके स्मॉल लोन्स, भाई किसको, अपने मेंबर्स को। तो सिंपल सी बात है, कमेटी मीटिंग्स वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, लगभग वैसा ही है। ये गांव में ऐसे देखो, एसएसजी देखो, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये क्या है, ये स्मॉल वॉलेंट्री ग्रुप से अपनी इच्छा से बनाया गया ग्रुप है, जिसमें 10 20 25 लोग जुड़े होते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि इसमें महिलाएं होती हैं, जो कि रेगुलरली बचाती पैसे से 50 रुपए 100 रुपए ऐसे कंट्रीब्यूट करती रहती है। कुछ कुछ टाइम में 50-100 रुपए कंट्रीब्यूट करना, 200 रुपए कंट्रीब्यूट करना, इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं और लगातार पैसा जमा करते हैं। और जैसे ही मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत हुई तो वहां से वो पैसा उसको देते हैं, अपने मेंबर्स को पैसा देते हैं। इससे क्या होता है, जगह जगह हाथ फैलाने की जो ड्रामेबाजी होती है उसको वो खत्म हो जाती है और हेल्प भी हो जाती है बेटा, हेल्प भी हो जाती है। क्लियर। चलिए अब आता है तनवा। व्हाट इज तनवा, ठीक है, क्या है तनवा, क्लियर। अब इसने बोला यहां पे तनवा की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन, ठीक है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर यानी तनवा। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, क्या दे रहा भाई, ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज, ग्रेट, ठीक है, ट्रेनिंग और टेक्निकल नॉलेज दे रहा है। किसको दे रहा है, रूरल वुमेन को, जो गांव की जो औरतें हैं उनको ये ट्रेनिंग और टेक्निकल नॉलेज दे रहा है। भाई क्यों दे रहा है, ये इसीलिए दे रहा है, ध्यान से सुनना बेटा वर्ड को, ठीक है। पहले तो किसको दे रहा है, गांव के वुमेन को ये मिलता है, ठीक है ना, ताकि वो अडॉप्ट कर सके मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो आजकल नए नए फार्मिंग के जो तरीके चल रहे हैं ना खेती बाड़ी के, वो उनको अडॉप्ट कर सके, उनको सीख सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके, यानी पहले से ज्यादा पैदावार कर सके, ठीक है ना, पहले से ज्यादा खेती बाड़ी करके ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सके। तो तनवा की अगर हम बात करें तो तनवा की फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन, तमिलनाडु, ठीक है ना, वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, जिसमें इसने बोला कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां जो कि प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग और टेक्निकल नॉलेज दे रहा है गांव की औरतों को, ताकि वो नए नए मॉडर्न जो तरीके हैं खेती बाड़ी के उनको सीख सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बेटा, उसको बढ़ा सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी मतलब खेती बाड़ी करके ज्यादा से ज्यादा उगा सके, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो तकरीबन अभी सिर्फ 26 मिनट है ना, 26 मिनट ही है ना, हाँ 26 मिनट के आसपास हुआ है। और सोच के देखो 26 मिनट में हमने तकरीबन 15 स्लाइड्स खत्म कर दी है और सिर्फ 15 और रह गए। मैंने कहा ना बहुत छोटा था भाई साहब, 1 घंटे के आसपास ही खाली, क्या पता उससे भी पहले खत्म हो जाए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, तो रूरल क्रेडिट हमने पूरा पढ़ लिया बेटा। ध्यान से देखो कि रूरल क्रेडिट में हमने क्या क्या कवर किया, खाली ऊपर ऊपर से बताता हूं, देखो, ठीक है। सबसे पहले रूरल क्रेडिट क्या होता है, उसके टाइप्स 3 तरह के। उसके बाद सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशनल भी पढ़ लिया और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी पढ़ लिए। फिर आए हम नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड पढ़ा, उसके बाद नाबार्ड के साथ साथ फिर हमने एसएसजी पढ़ा और उसके बाद तनवा पढ़ा, क्लियर हो गया। और अब हम आ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, जिसके बाद हमारा लिंगरिंग चैलेंजेस जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर एमर्जिंग आ जाएगा, क्लियर। तो अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बैठा रहता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब कि एग्रीकल्चर जो आपने प्रोड्यूस किया है ना उसे मार्केट में बेच दो, सेल करना मार्केटिंग होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिर्फ बेचना नहीं है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूरा वो प्रोसेस जो शुरू से लेके एंड तक आपने किया, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आता है। क्या सर, दोबारा बोलना। मैंने कहा इसमें सिर्फ और सिर्फ बेचना नहीं है बेटा, पूरी की पूरी एक्टिविटीज है। चाहे तो आप डेफिनेशन पढ़ के देख लो, क्या वर्ड लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ रही है बेटा विच आर मोस्टली रिलेटेड टू, जो कि ज्यादा आपने देखा होगा, गैदरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, इकट्ठा करना, उनको प्रोसेस करना, उनकी ग्रेडिंग देना, ठीक है, उनकी पैकेजिंग करना, उनकी स्टोरिंग करना, फिर ट्रांसपोर्टेशन करना और उसके बाद बेचना, किसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। ये सारी चीजें आती है किसके अंदर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। द टर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ रही है जो कि रिलेटेड है गैदरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, स्टोरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना,
सेलिंग करना नहीं, इधर उधर भेजना, ट्रांसपोर्टेशन होता है सेलिंग। और ग्रेडिंग का प्रोडक्ट को ग्रेड दिया जाता है, ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, अच्छी कैटेगरी का तो उसको ए दे दो, इसको बी दे दो, थोड़ा ऐसे कैटेगरी का, इसको यानी ग्रेड दिया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है, जैसे एप्पल होते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हिमाचल में एप्पल, तो एप्पल की भी कैटेगरी में आ जाएगी, सबसे अच्छा वाला ए कैटेगरी का ग्रेड, इसको ए कैटेगरी में, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी दिया जाता है। तो ग्रेडिंग भी दी जाती है, पैकेजिंग होती है, स्टोरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेलिंग होता है, ये सारी चीजें आती है बेटा किसके अंदर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। अब पंगा ये आ रहा है कि डिफेक्ट्स बताओ या हिंडर्स बताओ। हिंडर्स वर्ड कहीं पर हिंडर आ जाता है बेटा, ठीक है। हिंडर्स की अगर हम बात करें तो हिंडर्स मतलब होता है बेटा रुकावटें। क्या होता है, रुकावटें, कि क्या क्या रुकावटें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, क्या क्या रुकावटें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, क्या क्या अटकने, ठीक है ना, क्या क्या बाधाएं बोल सकते हो। तो पहली देखिए बेटा, इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो आप कर लेते हो बट उसको स्टोरेज, उसको स्टोर करने के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा जो अनाज है वो बाहर ही सड़ जाता है पानी से या किसी भी चीज से, ठीक है, बारिश के पानी से कैसे भी करके। तो स्टोरेज फैसिलिटी सही नहीं है, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है वो भी हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो दो चीजों की कमी तो बता दी मैंने, इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, नंबर 2 इनएडिक्वेट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें मल प्रैक्टिस इन रेगुलेटेड मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स में धोखाधड़ी, चीटिंग, ठीक है ना, भ्रष्टाचार, ये अति फैला पड़ा है। साथ ही साथ मिडल मैन जो बिचौलिए होते हैं भाई, वो तो इतने सारे हैं, मल्टीप्लिसिटी है कि किसान से अगर कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे बिहार की अगर हम बात करें, मखाने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है बिहार, आपको पता है ना, तकरीबन भारत जो वर्ल्ड में जो मखाने आते हैं, जो मेरा आइडिया, बाकी आप गूगल चेक कर सकते हो, उसका 90% भारत प्रोड्यूस करता है मखाने, जो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। 90% भारत प्रोड्यूस करता है और 90% का भी 85% अकेला बिहार प्रोड्यूस करता है। इसके बावजूद बिहार को प्रॉपर वो नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों? बिहार के पास ना तो स्टोरेज फैसिलिटी है ना, उनको क्या नाम है, स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारी चीजें वहां दिक्कत है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसानों से मखाने बहुत सस्ते रेट पे लिए जाते हैं। अभी कुछ साल पहले की न्यूज थी, मैं आपको बताऊं कि किसानों से लहसुन खरीदा गया 1 से 2 रुपए किलो। सोचो, किसानों से 1 से 2 रुपए किलो का लहसुन खरीदा जा रहा है और मार्केट में वो बेचा जा रहा है 250-300 रुपए किलो। यार तो किसानों के साथ तो भाई क्या हो रहा है, दिक्कत ही दिक्कत है। उन बेचारों को तो उनका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका तो वो क्या नाम है, मूल्य मिल ही नहीं रहा, इसीलिए किसान बेचारे परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे किसान आम जो है वो ऐसी जंगलों में बहा देते हैं कि इससे जंगलों में डाल देते हैं ताकि जानवर खा ले, इससे बढ़िया। भाई 1-2 रुपए 4 रुपए किलो आम आप ले रहे हो और मार्केट में आप 100 150 रुपए किलो बेच रहे हो, कोई बात है कोई? लहसुन आप 250-300 रुपए किलो 400 रुपए किलो बेच रहे हो मार्केट में और किसानों से आप 1-2 रुपए किलो ले रहे हो, तो कोई मतलब है? एटलीस्ट उनको उनका प्रोडक्शन का कुछ तो रेट दो, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए, जो थोड़ा और सही बनता हो। और मिडल मैन हटाओ ना, ताकि 250-300 भी क्यों पहुंच रहा रेट। अगर कोई चीज अगर मान लीजिए किसान से 20 रुपए का आ रहा है तो कस्टमर तक आते आते वो 20 का 400 रुपए क्यों हो जा रहा है, बात को सोचिए ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ड्रामेबाजी आ रही, मिडल मैन बहुत सारे हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं, ऊपर से भ्रष्टाचार अति फैला पड़ा है। साथ ही साथ प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉपर ग्रेडिंग का में दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस यानी जो पैसा, जैसे बैंक इन सबसे पैसा मिलता है ना इन चीजों के लिए, तो वो भी अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और मार्केटिंग फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं है। तो इतनी सारी दिक्कतें जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में देखने को मिलती है। नंबर 1 स्टोरेज फैसिलिटी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है, उसमें भी धोखाधड़ी चल रही है। साथ साथ मिडल मैन देखें तो मल्टीप्लिसिटी यानी कि ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में भी कमी है और साथ साथ मार्केटिंग फैसिलिटीज में भी दिक्कत है। तो काफी सारी दिक्कतें मैंने बता दी, बट क्वेश्चन आता है फिर कि चलो दिक्कत तो आपने बता दी, बट गवर्नमेंट कर क्या रही है, इन दिक्कतों को खत्म करने के लिए कुछ कर रही है? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर रही है। तो मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम, तो मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट कर रही है नंबर 1 रेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट कह रही है मार्केट को मैं रेगुलेट करूंगी अब, ठीक है, जो मल प्रैक्टिस, जो भ्रष्टाचार, जो दिक्कतें हो रही थी वो हम दूर करेंगे।
इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वेयर हाउसिंग सिस्टम, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज लेके आ रही है। यानी इसका मतलब यहां पे देखो एक पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। यानी स्टैब्लिशमेंट कर रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, इसका स्टैब्लिशमेंट किया गवर्नमेंट ने, एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इस टाइप की चीजें लेके आ रही गवर्नमेंट ताकि इंक्रीज किया जा सके कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। इसलिए तो गवर्नमेंट मार्केट को खुद से रेगुलेट करना चाहती थी। जो मल प्रैक्टिसेस थे बेटा ये, ठीक है ना, जो धोखाधड़ी ड्रामेबाजी जो हो रही थी, इसको रोका जा सके। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग जो है क्या लेके आ रही है, गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग के प्रोविजन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का प्रोविजन लेके आ रही है। यानी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को बढ़ा रही है। यानी गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया उन्होंने, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया। क्यों किया, ताकि इंक्रीज कर सके कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग, और ताकि क्या नाम है स्टोरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके और कोई चीज खराब वराब ना हो। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है भाई मैं कंपलसरी स्टैंडर्ड वेट फॉर मेजरमेंट, यानी मापने का स्टैंडर्ड वेट जो होता है वो मैं लेके आऊंगी, जिससे किसानों को जो सही मतलब चीजें मिल सके। ठीक है ना, जो वेट में भार वार में ड्रामेबाजी ना हो, तो कंपलसरी यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर मेजरमेंट, तो स्टैंडर्ड वेट गवर्नमेंट लेके आ रही है। इसके अलावा सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन जो ड्रामेबाजी हो रही थी उसको भी सब्सिडाइज, उसमें भी आर्थिक सहायता दे रही है गवर्नमेंट, ताकि कम, ठीक है, कम पैसों में उनको अच्छी क्या मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल सके। इसके अलावा एमएसपी का प्रोविजन लेके आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, गवर्नमेंट बोला फार्मर को कम से कम इतना तो अपने प्रोडक्शन का इतना तो मूल्य मिले ही मिले। ठीक है, बेचारों को 1-2 रुपए में ना टरकाएं। ठीक है, उनको थोड़ा मतलब अच्छा पैसा मिले, जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। तो एमएसपी लेके आ रही गवर्नमेंट, एमएसपी लेके आई। साथ ही साथ गवर्नमेंट कह रही डिससेमिनेशन मतलब होता है बेटा प्रचार करना या फैलाव करना। ठीक है, तो फैलाव भी बढ़िया वर्ड है वैसे, फैलाव। ठीक है, तो प्रचार करना किसका, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का गवर्नमेंट क्या कर रही है, फैलाव कर रही है। ठीक है, आईटी की मदद से। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक, ठीक है, मार्केटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके, और वो, ठीक है, अब खुद से डिसीजन ले सके, किसी के बहकावे में ना आए। क्लियर, चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए। हमने कंटिन्यू बोलते बोलते बेटा तकरीबन हमने कितने स्लाइड कर दिए हैं, 16 स्लाइड हो गई हमारी। एक सेकंड बेटा है। चलिए आगे बढ़े बेटा। अगला हमारे पास है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था बेटा, 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। प्लीज याद रखें। ठीक है, अपने आप को अगर औरों से बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो बेटा इन चीजों को ध्यान रखना है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969। नंबर 2, अगर कोई बोलेगा पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो 1991 से 2003, 1991 से 2003। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें तो कब आया था बेटा, ये आया था 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014। क्लियर। इसके अलावा एमएसपी मैंने बता दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीछे ही हमने पढ़ा ये सब चीजें। देखो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एमएसपी ये पढ़ा हुआ है। और पीडीएस अगर कोई बोलेगा तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अलावा कुछ मंडियों के नाम याद रख लेना बेटा, जैसे अपनी मंडी। कोई बोलेगा अपनी मंडी बेटे कहां देखने को मिलती है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहां पे अपनी मंडी चलती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो हदसपर मंडी अगर बात करें तो पुणे में है। रायतू बाजार की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा।
और उजावर मंडी, उजावर सॉरी मंडी नहीं सैंडीज, ठीक है, उजावर सैंडीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको फार्मर मार्केट, तो कहाँ पे, तमिलनाडु में, फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु। तो 4 मंडियों के याद रखना नाम, अपनी मंडी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, प्लीज याद रखें इसको, ठीक है। नंबर 2, ये हदसपर मंडी की अगर हम बात करें तो कहां पे, पुणे, क्लियर हो गया। नंबर 3 अगर हम बात करें रायतू बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलेगा। और लास्ट आपके पास है उजावर सैंडीज जो कि फार्मर्स मार्केट कहलाती है, कहां पे, तमिलनाडु में, क्लियर। तो अपनी मंडी, हदसपर मंडी, ठीक है, इसके अलावा रायतू बाजार और उजावर सैंडीज, क्लियर। इसके अलावा अगला हमारे पास है डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का डायवर्सिफिकेशन, यानी हमारा लिंगरिंग चैलेंजेस कंप्लीट होता है। और अब हमारे अगले 2 जो उसके अंदर जो एमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर थे, 2 थे, वो हमें कंप्लीट करने और फिर तो खत्म, ठीक है ना। तो डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में विविधता लेके आना है, फैलाव लेके आना है। तो पढ़िए क्या कहता है, एग्रीकल्चर डायवर्सिफिकेशन रेफर्स टू चेंज इन, देखो लिखा भी ना, देखो, चेंज करना, भाई किस में चेंज करना, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना। इसके अलावा शिफ्ट ऑफ फार्मर रिसोर्सेज, फार्मर के रिसोर्सेज को शिफ्ट करना, ठीक है। वहां की जो वर्कफोर्स है, अभी तो मान लीजिए जितना भी सब फार्मर खेती बाड़ी में लगाता, उसको आप चेंज कर रहे हो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन से, कहां की तरफ चेंज कर रहे हो, ट्रेडिशनल पुराना जो क्रॉप कल्टीवेशन का तरीका था, खेती बाड़ी का तरीका था, टू एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, कहां लेके आ रहा हो, एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लेके आ रहा हो बेटा। अब ये क्या चीज होती है बेटा, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन जगह आपको लगाना, ठीक है ना। तो इनमें लगाइए, सिर्फ खेती में ही क्या रखा है, इस चीज में भी आइए ना। एज वेल एज नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी आप लगा सकते हो, जैसे छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर लो, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री ओपन कर लो, इनमें कर लो, क्या दिक्कत है। तो डायवर्सिफिकेशन मतलब आप ना एक ही जगह नहीं हो, आप और जगह भी फैल चुके हो। तो डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि आप चेंज कर रहे हो क्रॉपिंग पैटर्न को, फसलों का पैटर्न चेंज कर रहे हो, फार्मर्स रिसोर्सेस को, या जो वहां की जो वर्कफोर्स थी, जो लगे हुए लोग थे, उनको आप शिफ्ट कर रहे हो ट्रेडिशनल क्रॉप कल्टीवेशन की जगह, जो पुराना क्रॉप कल्टीवेशन तरीका था उससे हटा करके आप बोल रहे हो भाई हम एलाइड, यानी और भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होती है, ठीक है, उनमें हम काम करेंगे। जैसे डेयरी, हम पोल्ट्री, फिशरीज यानी मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दूध में आप लेके आ सकते हो, दूध वाली चीजों में ना, है ना, पशुपालन कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पशुपालन नहीं रहा, एनिमल हस्बेंड्री रहा, पशुपालन, ठीक है। इसके अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज खोल दो, क्या दिक्कत है, तो इनमें भी आप आ सकते हो। अब इसने मुझे बोला था कि भाई अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मैंने कहा था 2 है, कौन कौन से डाइवर्सिफिकेशन, एक तो है क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों के प्रोडक्शन से रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी फैलाव लेके आना, विविधता लेके आना, या फिर आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए प्लीज याद रखना, इसको ऐसे याद रखो, डीसीपी चित्रोले, सीआईडी देखते थे ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ यही है, डीसीपी, डीसीपी यानी जो डाइवर्सिफिकेशन, उसके 2 पार्ट हैं, एक है क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन और एक है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का पार्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो याद रखना डीसीपी, क्रॉप और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का डाइवर्सिफिकेशन। अब आते हैं हम अपनी 21वीं स्लाइड पे, बेटा 21वीं स्लाइड पे पहुंच चुके हम, सिर्फ 9 स्लाइड का खेल रह गया और हमारा ये 1 शॉट कंप्लीट होने वाला। डन, चलिए। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, डीसीपी के अंदर पहले सी को पढ़ लेते हैं, फिर पी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ना, सी पे आ गया, फिर पी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। इसने बोला भाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफाई हो रहे हो, फैलाव लेके आ रहे हो, विविधता लेके आ रहे हो, है ना। इसका मतलब आप मल्टीपल क्रॉपिंग करने जा रहे हो रेदर देन मोनोक्रॉपिंग, यानी अभी तक मोनोक्रॉपिंग करते थे, मोनो मतलब सिंगल, आप एक फसल उगाते थे, अब हम कह रहे हैं एक से ज्यादा फसलें हो गई है, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना, फैलाव हुआ नहीं हुआ। तो मोनोक्रॉपिंग की जगह मल्टीपल क्रॉपिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, एक फसल की जगह अनेक फसल उगाना। तो इसका मतलब ये इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग रेदर देन मोनोक्रॉपिंग। और इसके 2 एडवांटेज है, अगर आप एक से ज्यादा फसलें उगाते हो, देखो उसके क्या क्या फायदे हैं। पहला, जो रिस्क है फार्मर का, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा,
कि भाई मानसून, एक बूढ़े आदमी को ऊपर बैठा देते थे पहाड़ पे या फिर ऊंची जगह पे कि भाई देखते रहे बादल आ रहे नहीं आ रहे, उसका यही काम होता था। वो बेचारा पूरे दिन भर बैठे देखता था कि बादल आ रहे नहीं आ रहे। बादल आते भाई छन 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 करके बजाना स्टार्ट करता है, ये आगे बादल आगे बारिश आने वाली है। बट ये कब ज्यादा ड्रामा था, ये तब था जब आप एक ही फसल पे डिपेंड थे। अब हम मोनोक्रॉपिंग की जगह मल्टीपल क्रॉपिंग पे अगर आप आते हो तो आप उन फसलों को तो उगा ही सकते थे ना जिनको कम पानी की जरूरत होती है। बात को समझिए। तो एक तो रिस्क जो है फार्मर का वो कम हो जाता है, क्योंकि आप पहले मोनोक्रॉपिंग पे थे, अब मल्टीपल क्रॉपिंग पे आ गए तो रिस्क कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बोलिए ना मानसून फेलियर का जो रिस्क होता है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, ये बढ़ाता है स्कोप ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कॉमर्शियलाइजेशन के स्कोप को ये बढ़ाता है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करिए, उनको मार्केट में बेचिए, वहां से पैसा कमाइए, है ना। तो व्यवसायीकरण कह सकते हो, तो कॉमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देता है। क्लियर। चलिए अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की बात करते हैं। चलो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन अंदर डी और उसके बाद ठीक है ना सी, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन तो हो गया हमारा, अब पी रह गया प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो इट इंप्लाइज, इसका मतलब होता है आप अपनी लेबर फोर्स को शिफ्ट कर रहे हो लेबर फोर्स को कहां से, क्रॉप फार्मिंग यानी फसल उगाने की जगह आप बोल रहे हो भाई आप नॉन फार्मिंग एरियाज में आइए ना। भाई नॉन फार्मिंग एरियाज क्या क्या होती है, तो वो होता है एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन, है ना, मुर्गी पालन, ठीक है, इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर। नॉन फार्म एरियाज क्या क्या होते हैं, देखिए एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, है ना, तो वो आप कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जिसमें आप ये फ्रूट्स ये सब ना, जैसे बाग, ये कहते हैं ना ये बागानी कहते हैं ना, बागान जिसमें वो हरा सा क्या नाम है वो डाल देते हैं या फिर नीचे वो सब्जियां उब्जियां उगाते हैं, है ना, उद्यान लगाना है, ऐसे उद्यान कुछ बोलते हैं शायद, है ना। तो वो हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया। और कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना, कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री आप ये ओपन करिए ना, क्या दिक्कत है ना। चलिए तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा भी था कि आप अपने क्या नाम है शिफ्ट करिए, पहले तो चेंज करिए क्रॉपिंग पैटर्न में, फिर शिफ्ट करिए फार्मर के रिसोर्सेज को, वर्कफोर्स को आप ट्रेडिशनल क्रॉप कल्टीवेशन की जगह एलाइड एक्टिविटीज इन सब में भी लेके आओगे, साथ साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी लेके आओगे। तो एलाइड एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटीज को पूरा पूरा क्या बोल दिया इन्होंने बोला नॉन फार्म एरियाज, सीधा सीधा एरियाज ही बोल दिया, जिसमें अब ये सब चीजें कर सकते हो, नॉन फार्म एरियाज में सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, और क्या था इसके अलावा मुर्गी पालन, ठीक है ना, इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री आप ओपन कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, है ना, फ्रूट वेजिटेबल सब उगा सकते हो, ये सब चीजें। अब कुछ चीजें मैं आपको बेटा एज जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं बेटा, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है बेटा, इसने यहाँ पे था इंक्रीज करना, ठीक है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हुई थी, स्पेशली यहाँ पे व्हीट एंड राइस की बात हुई थी बेटा, व्हीट एंड गेहूं और चावल, ठीक है ना। तो व्हीट एंड राइस की बात हुई थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, किसके अंदर, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। इसके बाद दालें वाले पल्सेस इन सब में बाजरा ये भी हुआ था बाद में, बट मेनली जो था व्हीट एंड राइस। नंबर 2 व्हाइट रिवोल्यूशन हमने बोल ही दिया, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड हमने पढ़ लिया। ब्लू अगर नीला बोलेगा, नीली क्रांति, तो ये फिश से रिलेटेड है या फिर जो भी जलीय जीव होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता है। इसके अलावा येलो की अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक्वाकल्चर याद रखना, मतलब जल के अंदर जो चीजें होती है ना उनसे रिलेटेड है ब्लू वाला, ठीक है ना, मछली और जल से रिलेटेड। ऑयल सीड से रिलेटेड हो गया हमारा कौन सा, येलो वाला, तो येलो रिवोल्यूशन किससे, ऑयल सीड, ठीक है, प्रोडक्शन से। गोल्डन बोलेगा तो हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, जिसमें मैं बताई दिया आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हनी, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। साथ साथ सिल्वर की बात करेगा तो एग, ठीक है ना, यानी अंडों से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ग्रीन ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, स्पेशली व्हीट एंड राइस। नंबर 2 व्हाइट मिल्क से रिलेटेड, ब्लू फिश और एक्वाकल्चर, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो। साथ ही साथ येलो ऑयल सीड से रिलेटेड, गोल्डन में हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसके अलावा फ्लावर्स, हनी, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। सिल्वर में एग आ गया। ब्लैक अगर बोलता है ब्लैक तो क्रूड ऑयल इनसे रिलेटेड है, तो क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया इससे रिलेटेड। और ग्रे बोलेगा ग्रे, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड, किससे, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड ये होता है। प्लीज इनको ध्यान रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। क्लियर। चलिए आगे लिखा हुआ बेटा इसने कि ब्लू रिवोल्यूशन को हम बेटा नील क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील क्रांति भी कहते हैं, नील क्रांति मिशन, ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था इंडिया में 1985 से 1990 के बीच में, ठीक है ना।
और ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान, जो 7वां 5 ईयर प्लान था वहां उसके ड्यूरिंग ये हुआ था। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना, आल्सो कॉल्ड एज नील क्रांति मिशन, इसको नील क्रांति मिशन भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये लॉन्च हुआ था 1985 से 1990 के बीच में ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। और हीरालाल, जो हमारे हीरालाल जी थे, ठीक है, हीरालाल चौधरी इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, मतलब एक तरह से ब्लू रिवॉल्यूशन जो लेके आए थे वो हीरालाल चौधरी थे, ठीक है ना। इसके अलावा 7th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, रिकॉग्नाइज्ड एज इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, 7th 5 ईयर प्लान ने ही रिकॉग्नाइज किया था बेटा, किस चीज को रिकॉग्नाइज किया था, इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल की इंपोर्टेंस को किसने रिकॉग्नाइज किया था, 7th 5 ईयर प्लान ने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं बेटा हमारे पास क्या है। अब है ग्रीन और गोल्डन रिवॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमारा ये 24वीं स्लाइड है। बच्चों को यहाँ पे 25 लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो बेटा वो इसलिए दिख रहा होगा आपको 25 क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि पहला पॉइंट, पहला जो था वो आपका उसका था, क्या कहते हैं उसे, थंबनेल टाइप का था, है ना, तो उसको तो हटा ही देते। तो 24 पे हम पहुंच चुके हैं, 5-6 स्लाइड और रह गई है, खत्म होने वाला है, ठीक है। ग्रीन और गोल्डन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता ही है बेटा, ये था इंक्रीज करना प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड था ये, ठीक है ना। और इसमें जो यूज हुआ था वो HYV सीड्स का यूज हुआ था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड मतलब होता है अधिक उपज देने वाले बीज, है ज्यादा पैदा करे चीज, है ना, पैदावार देने वाले। क्योंकि इन बीजों के साथ साथ आपको क्या क्या मिलता था, इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब मिल जाता था। तो इसको, ये थोड़े महंगे होते थे, इसलिए बोला जाता है इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसमें इंक्रीज हुआ था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था, स्पेशली व्हीट एंड राइस की यहाँ पे बात हुई थी, ठीक है ना। और इसमें HYV सीड्स का उपयोग किया गया था, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कहते हैं। और इन सीड्स के साथ आपको एश्योर्ड वाटर सप्लाई दी गई, साथ साथ में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, इन सब की बात यहाँ पे देने की बात आती है बेटा। जबकि गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, क्या, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, किसकी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बेटा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, है ना, मेडिसिनल एंड जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, जो औषधि वाले जो प्लांट्स होते हैं उन सब के, ठीक है ना, हनी वनी, तो इन सब के यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात हुई है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशिएंट बनाना, किसमें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, ठीक है ना, और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। जबकि अगर हम बात करें इसकी, तो ये इसलिए था ताकि डाइवर्सिफाई कर सके एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके, सिर्फ और सिर्फ वो क्रॉप फार्मिंग पे मत रहो, थोड़ा बहुत पे आप और भी चीजें कर सकते हो, इसलिए लाया गया था। और फार्मर की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए भी इसको लाया गया था, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है, ये फूड ग्रेन से रिलेटेड है बेटा। और स्पेशली अगर हम बात करें तो व्हीट एंड राइस यहाँ पे बात होती है, जबकि यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें मेनली बात आती है फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हो गया, हनी हो गया, इन सब की बात यहाँ पे होती है। तो मेन बात बोलूं तो ये इंक्रीज करने के लिए लाया गया था, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को HYV सीड्स का यहाँ पे उपयोग किया गया था। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीज किया था प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, जिसमें हमने बताया था वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनी, है ना, फ्लावर्स, ये सब चीजें, स्पाइसेस, ये सब आया था। यहाँ पे ये सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये डाइवर्सिफाई कर रहा है एग्रीकल्चर को कि आप और चीजों में भी तो लग सकते हो, जैसे ये काम करिए ना, क्या दिक्कत है, इतने सारे काम है। तो डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए लाया गया था, और साथ में फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए। ये स्पेशली फूड ग्रेन से रिलेटेड है, यानी व्हीट एंड राइस, ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें सारी बातें लिखी हुई है। आगे कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, इसका क्या था भाई, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन, भाई मजबूत करना, स्ट्रेंथन देना, किसको, फूड सिक्योरिटी को, ठीक है, तो मजबूती देना था। जबकि अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो ये प्रमोट कर रहा था, ये प्रमोट करता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई आप डाइवर्सिफाई करिए, आप फैलाव करिए, विविधता लेकर आइए, ठीक है, क्यों सिर्फ एक ही जगह अटके हुए हो, ठीक है ना। चलिए अब आता पीडीएस। पीडीएस की फुल फॉर्म हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसको भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा आसान सा पॉइंट है, बस पता होना चाहिए इसके बारे में भी, क्लियर। तो अब हम अपनी 25वीं स्लाइड पे आ चुके हैं, फटाफट खत्म करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाने वाला,
ठीक है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाने वाला फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। पहले पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अंडर विच असेंशियल कमोडिटीज, यानी जो इसके अंदर क्या हुआ, जो असेंशियल कमोडिटीज थी जैसे वीट, राइस, शुगर एंड अदर जो नोटिफाइड आइटम्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा, वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे। यानी अगर मान लीजिए कोई चीज 50 रुपए की है तो सब्सिडी के हिसाब से वो 10-12 रुपए की मिलने लग गई होगी, ऐसा कुछ। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस बोलते हैं, गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाने वाला फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इंडिया में, जिसमें असेंशियल कमोडिटीज जो होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा सब्सिडाइज रेट पे। और ये सबको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स को, ठीक है ना, राशन कार्ड होल्डर्स को ये मिलता था थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप, यानी किसके द्वारा, फेयर प्राइस शॉप्स बनाई गई, ठीक है ना, और वहां से ये उनको मिलने लग गया। द फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ठीक है, सॉरी, प्रोक्योर्ड फ्रॉम, यानी जो फूड ग्रेन्स जो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता था वो प्रोक्योर्ड होता था। प्रोक्योर्ड मतलब होता उपलब्ध करवाना, यानी वो उपलब्ध होता था, गवर्नमेंट लेके आती थी, कहां से, फार्मर से। तो प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर से मिल रहा है, बट ये फार्मर से मिलेगा किसको, पहले गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट हमें देगी। तो प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट एट एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, इसको खरीदेगी और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी, ठीक है। जहां पे राशन कार्ड होल्डर में ज्यादातर येलो कार्ड वालों की बात हो रही है, बट और जिसको मिल रहा है वहां पे सारे आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखो क्या क्या बोला, ध्यान सुनो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाने वाला फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। देखो मैं एक बार नहीं, दो 3 बार रिपीट करता हूं ताकि वीडियो के अंदर ही आपको सब चीज याद हो जाए, और ठीक है, वीडियो भी टाइम पे कंप्लीट भी हो जाती है, फायदा हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाने वाला हो गया एक तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया सब्सिडाइज रेट पे एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर को, जो राशन कार्ड होल्डर्स थे उनको, ठीक है ना, और किसके थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू। अब होता क्या था, जो फूड ग्रेन है पहले गवर्नमेंट खरीदती थी, किससे खरीदेगी, फार्मर से, और फार्मर से खरीद करके फिर ये यहाँ पे लेके आती थी। इसका मतलब हो गया कि ये पीडीएस जो ना, द फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस, यानी पीडीएस के थ्रू जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर्स से आ रहा है, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और इसको स्टोर और मेंटेन किया जाता है, इसको स्टोर किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है इनके बफर स्टॉक को, एज बफर स्टॉक की तरह, ठीक है। कहां पे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एफसीआई बनाया था, आपको याद है ना, बिफोर बीइंग सप्लाइड टू द स्टेट्स, यानी स्टेट्स को सप्लाई करने से पहले ये एफसीआई के पास, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पे इसका क्या किया जाता, बफर स्टॉक एक तरह से रखा जाता था, उसके बाद धीरे धीरे सप्लाई होता था अलग अलग स्टेट्स में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब आता हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप समझ ही रहोगे, जिसमें केमिकल का यूज नहीं होगा, तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एक ऐसा एग्रीकल्चर का तरीका है जिसमें आप यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर मैन्योर का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हो, जो पेस्टिसाइड है उसका यूज नहीं कर रहे हो, है ना, कीटाणुनाशक, कीटनाशक जो होते थे ना, इन सब का यूज नहीं करना, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना, समझ में आ गया। तो जैविक खाद का उपयोग करना, तो वो ये वाला है। तो इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एक ऐसा एग्रीकल्चर का जिसमें आप ऑर्गेनिक चीजों का यूज कर रहे हो, नेचुरल चीजों का यूज कर रहे हो, केमिकल वालों का नहीं कर रहे हो, पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हो। क्लियर। अब आता बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये बताओ। तो सर पहला बेनिफिट ये है कि इकोनॉमिक फार्मिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनपुट लगता है ना, जो चीजें लगती है बेटा खेती बाड़ी करने के लिए, वो चीपर होती है। अब HYV सीड से इसको कंपेयर करो ग्रीन रिवोल्यूशन वाले से। भाई ग्रीन रिवोल्यूशन वाले में क्या होता था, आपको HYV सीड्स मिलते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ज्यादा उपज देने वाले बीज, और उनकी खासियत ये थी, उसके साथ साथ आपको इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही थी, आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिल जाते थे, आपको फर्टिलाइजर, अब सोचो फर्टिलाइजर्स मिल जाते थे, सब चीज मिल रहा है, तो क्या सस्ता होगा बीज? वो नहीं बेटा, वो महंगा था बीज। क्या था? महंगा। जबकि इसमें क्या लिखा है, ये चीपर इनपुट्स की बात कर रहा है, इट इज नॉट कॉस्टली, ठीक है ना, ये कॉस्टली नहीं था बेटा। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें एक्सपेंसिव केमिकल्स आ रहा, ना HYV सीड्स आ रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2, हेल्थियर और टेस्टियर फूड। अब आपको तो बिना केमिकल वाला फूड तो हेल्थियर टेस्टी तो होगा ना, तो वो सिंपल सी बात रखी है। दो बात है, कोई इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक फार्मिंग, क्योंकि ये इसके जो इनपुट है वो सस्ते हैं, इसमें कोई केमिकल वेमिकल वाली चीज नहीं खरीदनी, कोई HYV सीड्स नहीं खरीदने, और हेल्दी और टेस्टियर फूड आपको लाके देगा। इसके अलावा इको फ्रेंडली है भाई, एनवायरमेंट पे भी इसका कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
अपनी जमीन जो है, मिट्टी जो है खराब नहीं होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी पॉल्यूशन वॉल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं हो, लिखा ना, डज नॉट क्रिएट एनी एयर एंड लैंड पॉल्यूशन, नहीं करेगा। इसके अलावा जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। आजकल ऑर्गेनिक जो है ना चीजों की बहुत डिमांड है भाई साहब, तो आप उगाओ और एक्सपोर्ट करो और बढ़िया पैसा कमाओ, तो वही लिखा हुआ, आप जनरेट कर सकते हो इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है ना। आगे लिखा है देयर इज अ लार्ज एक्सपोर्ट डिमांड, यहाँ भाई बहुत डिमांड है इसकी ऑर्गेनिक फूड की आज के टाइम पे वर्ल्ड में, ठीक है ना। ये केमिकल बहुत चल रहा है, तो इसलिए लोग केमिकल से बचने के लिए ऑर्गेनिक की डिमांड कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा अर्निंग का एक मेथड है। तो देखिए इकोनॉमिक फार्मिंग हो गया, इसमें इनपुट सस्ता पड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरा हेल्दी और टेस्टी फूड मिल जाएगा। तीसरा इको फ्रेंडली है, जमीन वमीन खराब नहीं होगी, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। और इसके अलावा बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि इसमें लेबर की जरूरत जब पड़ती ज्यादा, बेटा इसमें क्या लगती है, इसमें मोर लेबर की जरूरत होती है, ये रिक्वायर करता है मोर लेबर, तो ज्यादा लेबर चाहिए, है ना। इसका मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर का यूज ज्यादा होगा और कैपिटल मशीन इन सब का यूज कम होगा, इसमें सब चीजों फालतू चीजों का ना। तो इसने बोला यहाँ पे कि ये बात कर रहा है मोर लेबर की, तो इसका मतलब लेबर ज्यादा लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। तो कितने सारे पॉइंट्स हो गए, है ना। इकोनॉमिक हो गया, हेल्दी टेस्टी फूड दे रहा है, इको फ्रेंडली है, इसके अलावा जनरेट करा इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, जनरेट करा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। और ये शायद आपका, ठीक है, एक स्लाइड या 2 स्लाइड रह गई है, ठीक है, और खत्म करते हैं बेटा। तो लिमिटेशन की बात करें तो पहली बात तो लोअर प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनिक की जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है वो कम है। भाई केमिकल से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, बट जो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, किसकी, ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आपकी कम है। क्लियर। तो लिखा हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरली गिव्स लोअर यील्ड, यानी ये जो यील्ड मतलब होता है पैदावार, तो ये आपको ना कम पैदावार देता है, ठीक है। देन कन्वेंशनल फार्मिंग, बेटे कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होता है, बेटे ये ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी फार्मिंग का पुराना तरीका, ग्रीन रिवोल्यूशन। अब अगर एक्चुअली में देखा जाए ना, तो यार हम जो भी चीजें बुक में पढ़ते हैं ना, वो यार बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। वरना अगर हम देखा जाए तो कन्वेंशनल जो पुराना तरीका, जो पहले का तरीका था, वो हमारा बेटा शुरू से ऑर्गेनिक था। केमिकल तो बाद में आया ना, केमिकल तो बाद में आया, मगर वो कहते हैं भाई तुम्हारे पे कोई तरीका नहीं था, भागो ऐसे, तुम तो भाग जाओ। तो इसलिए पुराना तरीका, सबसे पहला तरीका HYV सीड्स वाले को माना जाता है, तो वही आपका पुराना माना जाएगा, यानी कन्वेंशनल माना जाएगा। तो कन्वेंशनल बोलेगा तो HYV ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, और नया तरीका ऑर्गेनिक हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। बट इनको कौन बताए कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पहले से करता हुआ आ रहा है, वो तो क्या नाम है, लोगों ने मति भ्रष्ट करी है और बहुत सारी चीजें मिटाई है, जिस कारण से हमारी चीजें, ठीक है, वो नहीं उभर के आ पाई ढंग से, बात अलग है। बट अगर देखा जाए तो इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई कन्वेंशनल फार्मिंग बोलेगा तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, और न्यू फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक का तरीका है, ऐसा पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आपकी कम आ रही है, याद रखना, कन्वेंशनल फार्मिंग के हिसाब से, क्योंकि स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर, क्योंकि शुरुआती टाइम में, शुरुआती जो ईयर्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा कम यहाँ पे पैदावार देखने को मिलती है, ठीक है, किसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर। शॉर्टर सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोड्यूस या पेरिसेबल प्रोडक्ट, यानी जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है। भाई केमिकल वाले को आप क्या नाम है लगा लोगा, केमिकल डाल डूल करके, भाई सर्दियों में भी आम मिल जाते हैं भाई साहब, सर्दियों में भी आम मिल जाता है, आपको पता ही हो, बिना सीजन की चीजें मिल जाती है केमिकल वाले में। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक की जो लाइफ है ना वो कम है, वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, जो भी है। तो उसने बोला यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो स्पॉइल हो जाते हैं फास्टर, ठीक है ना। लिखा है क्यों, दे कंटेन फ्यूअर, और क्योंकि इसमें बहुत ही कम या तो नहीं कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, भाई साहब होते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। हेल्दी टेस्टी है बट जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, इसमें लेबर का यूज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ऐसे देखिए, जिससे इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी जो कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है, खेती बाड़ी की कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि लेबर ज्यादा लगानी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका ये है बेटा, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाती है, किस कारण से, ये कॉस्ट बढ़ रही है बेटा, ठीक है ना। तो इसने बोला पहला पॉइंट कि लोअर प्रोडक्टिविटी इनिशियल ईयर में कम रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। कन्वेंशनल फार्मिंग में ज्यादा थी क्योंकि वहां केमिकल का यूज हो रहा था, HYV सीड्स इन सबका, ठीक है ना। और
शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ, लाइफ जो है कम है इसकी, ये चीज ध्यान रखनी है। पेरिसेबल टाइप का है। लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर होने के कारण क्या है कि हर चीज के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कंपोस्ट प्रिपरेशन यानी खाद वाद इन सबका क्या कर प्रिपेयर करना, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल करवाना, छिड़क वो कीट को मारने के लिए वो छिड़कते हैं ना, वो नीला डब्बा लेकर के घूमते रहते हैं, नीला काला डब्बा लेके। वीडिंग करना, वीडिंग मतलब जो खरपतवार होती है ना, जो फसलों के बीच में इधर उधर घास वास जम जाती है, उनको निकालने के लिए भी तो लेबर चाहिए होगी, तो वो उन सब के लिए लेबर चाहिए आपको, ठीक है ना। इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हायर प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भाई साहब महंगा है। क्या हो गया भाई, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है, महंगा है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। केमिकल वाली चीजें सस्ती मिल जाती है, बट ऑर्गेनिक क्या बेटा महंगा है, और उसकी डिमांड भी बहुत है, बट डिमांड भी बहुत है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वन शॉट भी आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये रूरल डेवलपमेंट वाला जो है चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अब हम मिलेंगे बेटा अगला नेशनल इनकम से रिलेटेड, क्योंकि इसमें एक वन शॉट तो ऑलरेडी डल चुका है, बेसिक वाला डल चुका इंट्रोडक्शन और बेसिक डल चुका है। अब हम उससे आगे की बात करेंगे, तो उसको एक ही चैप्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, या तो अगर होगा तो देखता हूं कि जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से 1 या 2 चैप्टर में जैसे बनेगा मैं उसको कंप्लीट करूंगा, बट कोशिश ये रहेगी कि एक ही में कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।